गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी क्या है, इसका हिस्ट्री कहाँ है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर पे बात करेंगे कैसे ये चैप्टर आज जो हमारा संविधान है ये अस्तित्व में आने से पहले ये पहले कैसे थे, मतलब किस प्रकार से ये मेरा रूल एंड रेगुलेशन बनना कैसे प्रारंभ हुआ। तो इसको जानने से पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कब जाकर के ये इस स्वरूप में आया है। तो इससे पहले बात करते हैं हिस्ट्री पे कि यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास 1600 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जिस समय से अंग्रेज हमारे देश में आए तब से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन एक बात समझने की बात है कि भारतीय संविधान में मतलब जब अंग्रेज आए थे उसमें जो है दो तरह का रूल लगा था। मतलब पहले जो है एक बार कंपनी शासन कर रही थी, एक बार कंपनी का शासन था, दूसरा बार क्रॉन शासन था। क्रॉन का शासन मतलब ताज का शासन था, ठीक है। कंपनी का शासन के बारे में कह सकते हैं जिस समय शासन कंपनी चला रही थी, मतलब पूरा रूल्स और रेगुलेशन कंपनी का था, जिसका कार्यकाल हम एक बार 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक कह सकते हैं जब कंपनी का शासन था। लेकिन 1858 के विद्रोह के बाद 1858 के विद्रोह के बाद क्रॉन शासन मतलब ताज का शासन लग गया था, जो कि 1858 से 1947 तक था, ठीक है। लेकिन एक बात समझते हैं कि शुरुआत हुआ था। एक्चुअली जो कंपनी आई थी ब्रिटिश की वो हमारे पास आई थी ताज मतलब ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आई थी। जब वो व्यापार करती थी तो व्यापार करते करते हमको जो है टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि भाई जब वो व्यापार करने के लिए आएगा तो उसको टैक्स देना पड़ रहा था। मतलब जितना कमाई हो रहा था उससे ज्यादा मतलब उसको टैक्स देना पड़ रहा था। प्रॉफिट कम तो वो क्या करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है पहले से ही रूल करने के लिए जो है आदमी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। राजा भी उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को आराम से एक दूसरे से झगड़ा करवा दिए, उसके बाद राज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार आप ध्यान से सुने होंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में हुआ था। उसमें जो है अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इस दोनों के बीच में प्लासी के मैदान में एक लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद उस युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हो जाता। सिराजुद्दौला हार जाते, जीतता कौन है, अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव। खैर कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। उसके बाद वापस से एक बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में। इसमें मीर कासिम जो होते हैं वो मीर कासिम हो गए बंगाल के नवाब, और अंग्रेजों के सेनापति थे आपका हेक्टर मुनरो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस युद्ध में मीर कासिम की हार हो जाती है। मीर कासिम की हार होने के बाद अब क्या होता है कि कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज मतलब देसी भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से रूल्स बनते थे। रूल्स बनने का तरीका क्या था कि जब कोई भारतीय कोई गलती करता था ना, ये लोग क्या करते थे, उसी को रूल्स बनाते थे। एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ किया, तो अंग्रेज थे उसको नियम बनाए थे कि धरना प्रदर्शन करना जो है एक एक्ट हो गया कि अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, आपको जेल होगा। तो इस तरह से रूल्स और रेगुलेशन बनना प्रारंभ हो गया था। लेकिन अब क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, बक्सर के युद्ध के बाद में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है 1773 में, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। इसी समय एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में पारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1773 के बाद 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो होता है, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो होता है
एक्चुअली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितना भी कमी रह गया था उसको पूरा करने के लिए जो है ना ये क्या किया जाता है, फिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया जाता है। ये चार्टर एक्ट लगभग हर 20 साल में प्रारंभ किया जाता था। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या होता है कि संस्था के पास में, मतलब कंपनी के पास में व्यापारिक छूट नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक छूट जो होती है, मतलब ताकत कह सकते हैं, वो 1833 के चार्टर एक्ट में होता है, ठीक है। और 1833 में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का जब गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। और क्या करते हैं कि इसके पास में पूरा सैन्य शक्ति निहित होती है। इसमें भारत के गवर्नर जनरल में पूरी सैन्य शक्ति जो है वो निहित होती है। खैर उसके बाद 1853 का जो चार्टर एक्ट होता है, 1853 का चार्टर एक्ट 20 वर्षीय चार्टर एक्ट का आखिरी चार्टर एक्ट होता है। 20 वर्षीय चार्टर एक्ट का आखिरी चार्टर एक्ट होता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो 20 वर्षीय अधिनियम का आखिरी अधिनियम था, आखिरी चार्टर अधिनियम था। और ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 1853 के चार्टर अधिनियम में जो है एक तरह से सिविल परीक्षा का आरंभ किया गया था। और सिविल परीक्षा का आरंभ के लिए 1854 में मैकाले समिति का स्थापना की गई थी। मैकाले समिति की स्थापना के बाद 1853 का चार्टर एक्ट बोलता है कि किसी भी समय कंपनी के शासन को रद्द या निरस्त कर दिया जाना चाहिए था, या निरस्त कर दिया जाएगा। परंतु 1857 में सैन्य विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म करके 1858 में भारत में ताज का शासन लगा दिया गया। भारत में ताज का शासन 1858 से लेकर के जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक ताज का शासन लगा हुआ था, जिसको 1858 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रथम बार भारत में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया था 1858 में। बाकी इसके आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक